हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा दोनों में संबंध। विद्युत वाहक बल हम पढ़ चुके हैं, आज उसको गिब्स ऊर्जा के साथ में संबंधित करेंगे। पहले देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है। इकाई आवेश को एक बिंदु, ये कोई बिंदु ए है, से दूसरे बिंदु, ये कोई दूसरा बिंदु है बी। इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या कहते हैं हम? विद्युत वाहक बल या विभव कहते हैं। यह हमने पढ़ा था पहले। अगर एक कूलाम आवेश है तो, लेकिन धारा प्रवाह के दौरान आवेश बहुत सारा होता है, तो मान लीजिए अपने पास में n मोल इलेक्ट्रॉन है और उन n मोल इलेक्ट्रॉनों को हम यहां से यहां तक प्रवाहित करेंगे, ठीक है? तो कितना अपना कार्य होगा? देखिए इकाई आवेश के लिए W है, एक कूलाम आवेश के लिए, तो 2 कूलाम आवेश के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू डब्ल्यू, 2 गुणा डब्ल्यू। और अपने पास में कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? n मोल। n मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा? n मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर इतना आवेश होता है, 1 फैराडे या 96,500 कूलाम। तो n मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा? nf, यानी n गुणा 96,500 कूलाम आवेश होगा, ठीक है? तो विभव कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर, यहां पर इकाई आवेश है तो W है। अब कितना कार्य हो गया? NF। देखिए सीधा सा इकाई आवेश के लिए W बराबर है E। अगर आवेश डबल होता है, एक कूलाम आवेश है, अगर 2 कूलाम आवेश होगा तो अपन W बराबर लिखेंगे 2 गुणा E। अगर आवेश 3 कूलाम आवेश है तो 3E हो जाएगा। वैसे NF कूलाम आवेश है तो W बराबर क्या हो जाएगा? NFE। कितना? N मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा अपने को? NF कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा अपन विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, यानी सेल कार्य कर रहा है। भाई ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं तो सेल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो सेल की ऊर्जा में कमी होगी। अब सेल की गिब्स ऊर्जा में कितनी कमी होगी? जितना सेल कार्य करेगा। जैसे सेल ने अगर 5 जूल कार्य कर दिया तो सेल की ऊर्जा में 5 जूल कमी हो गई, यानी हम ये लिख सकते हैं W बराबर माइनस डेल जी। अगर 5 जूल कार्य किया है तो गिब्स ऊर्जा में 5 जूल की ही कमी होती है। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? कि रासायनिक सेल की गिब्स ऊर्जा में कमी हो रही है। W NF है, W बराबर माइनस डेल जी। तो दोनों समीकरणों को मिलाकर के अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल जी बराबर NFE, या डेल जी बराबर माइनस NFE। सेल की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन बराबर N क्या है? इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? F फैराडे स्थिरांक है, और E सेल का विद्युत वाहक बल है। या अगर मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन लेना चाहें डेल जी नोट, तो सेल का विभव भी मानक हो जाएगा, NFE नोट हो जाएगा। यह है विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा दोनों के मध्य संबंध। सीधा सा संबंध है, डेल जी बराबर होता है माइनस NFE। मान लीजिए अपने पास में कोई सेल है, ये सेल है, जिंक और कैडमियम का बना हुआ कोई सेल है, जिसमें जिंक का ऑक्सीजन हो रहा है, कैडमियम का अपचयन हो रहा है। मान लीजिए 298 केल्विन ताप पर इस सेल का विभव यानी E, ये अपने को दिया हुआ है प्लस में 0.359, कितने वोल्ट दिया हुआ है? सेल का विभव है। अगर विभव का मान प्लस में है तो गिब्स ऊर्जा का मान कैसा आएगा? समीकरण में रख के देख लीजिए। अगर E का मान प्लस में होगा तो डेल जी का मान कैसा आएगा? तो डेल जी बराबर होगा नेगेटिव, ठीक है? एक सेल तो ये, एक इसके अपोजिट मान लीजिए मेरे पास में दूसरा सेल और है,
बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट सेल कैडमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, अपोजिट हो गया, देख लीजिए ये वाला यहां पर आ गया ऑक्सीकरण बीत गया, ये अपचयन था, ऑक्सीकरण हो गया इसका। और ये सेल, इस सेल का 298 केल्विन ताप पर विभव E बराबर अपने को दिया हुआ है -0.359 वोल्ट, सेल का विभव माइनस में। तो इसके लिए डेल जी का मान कितना होगा? अगर E का मान हम माइनस में रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। उस स्थिति में डेल जी का मान कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर विभव ऋणात्मक है तो डेल जी धनात्मक होगा, और अगर विभव धनात्मक है तो डेल जी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। डेल जी ऋणात्मक, ये अपन जानते हैं, वे विक्रियाएं जिनके लिए डेल जी का मान ऋणात्मक होता है वो स्वतः विक्रियाएं होती हैं, और जिनके लिए डेल जी का मान धनात्मक होता है वो अस्वतः विक्रियाएं होती हैं। मतलब ये रिएक्शन तो स्वयं होगी, खुद होगी, सेल्फ रिएक्शन है, अपने आप रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन से अपने को एनर्जी प्राप्त होगी। अर्थात ये हो गया विद्युत रासायनिक सेल की विक्रिया हो गई है, उनमें विक्रियाएं स्वयं होती हैं और अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये अस्वतः विक्रिया है, यानी इसको बाहर से ऊर्जा देने से ये विक्रिया पूरी होगी, अर्थात ये विद्युत अपघटनी सेल हो गया है, ध्यान रखना है। विद्युत रासायनिक सेल के लिए डेल जी ऋणात्मक होता है, स्वतः विक्रियाएं होती हैं, और विभव का मान धनात्मक होता है। विद्युत अपघटनी सेल हो जिनको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, उनका डेल जी धनात्मक होता है, विक्रियाएं अस्वतः होती हैं, स्वयं नहीं होती हैं। बाहर से जब आप ऊर्जा दोगे तब विक्रिया संपन्न होगी, बाहर से विद्युत ऊर्जा के रूप में हमने ऊर्जा दी थी। और विभव का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। विद्युत अपघटनी सेल का विभव ऋणात्मक होता है क्योंकि उनको ऊर्जा हम देते हैं, और विद्युत रासायनिक सेल का विभव कैसा होता है? धनात्मक, क्योंकि उनसे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, अपोजिट होता है, इसलिए। तो ये अपने को ध्यान रखना है, विभव और गिब्ज ऊर्जा दोनों में क्या संबंध होता है। अगर विभव धनात्मक है तो गिब्ज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, विभव धनात्मक गिब्ज ऊर्जा ऋणात्मक, विभव ऋणात्मक गिब्ज ऊर्जा धनात्मक, ये है इन दोनों में संबंध। इसके बाद में अपन एक समीकरण देखेंगे, नैनसर्ट समीकरण। नैनसर्ट नामक एक साइंटिस्ट हुए थे, और उनके द्वारा दी गई एक इक्वेशन है। नैनसर्ट ने ऊष्मागतिकी के आधार पर, थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर एक समीकरण उत्पन्न की। किसके लिए? सेल के विद्युतवाहक बल, विद्युतवाहक बल को किसके द्वारा लिखते हैं? E के द्वारा। सेल के विद्युतवाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, स्थिरांक R, गैस स्थिरांक जो था ना वही है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति के नाम से जानेंगे अपन इसको यहाँ पर, टेम्परेचर और सांद्रता, एनोड कैथोड पर जो भी सांद्रता है, इन सब के मध्य संबंध के लिए नैनसर्ट ने ऊष्मागतिकी के आधार पर एक समीकरण दी। देखिए समीकरण किस प्रकार से, मान लीजिए अपने पास में सेल में कोई भी सेल है और उसमें ये विक्रिया हो रही है, ये कोई भी उत्क्रमणीय विक्रिया हो रही, तो इस विक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक के का मान कितना होगा? उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, C की सांद्रता की पावर C, D की सांद्रता की पावर D, ये आपको ध्यान में होगा, 11th क्लास में पढ़ाया हमने। A की सांद्रता की पावर A, और B की सांद्रता की पावर क्या हो गई है? B। उत्पादों की सांद्रताएं बटे अभिकारकों की सांद्रता। ये मान लीजिए कोई भी सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन के लिए देखिए नैनसर्ट ने क्या संबंध बताया है? नैनसर्ट ने ये संबंध बताया है कि डेल जी बराबर होगा डेल जी नोड, ये तो गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन है डेल जी, और डेल जी नोड क्या हो गया? मानक गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन, प्लस RT ln के। R वो स्थिरांक है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति वाला स्थिरांक है R, T टेम्परेचर है, और K ये साम्यावस्था स्थिरांक है। ठीक है, ये समीकरण दी है नैनसर्ट ने। इस समीकरण को अपन हल करेंगे और इसका अनुप्रयोग देखेंगे, ये अपने किस काम में आएगी। डेल जी बराबर डेल जी नोड प्लस RT ln के, ये समीकरण को हल करेंगे अपन।
चलिए इसको हल करते हैं। देखिए डेल जी का मान रख दिया समीकरण में, अभी निकाला है हमने। डेल जी बराबर होता है NFE। ये सेल का विभव है, तो इसको अगर आप E का पूरा लिखना चाहें तो E सेल लिख लीजिए सेल, क्योंकि कैथोड का विभव अलग होता है, अपन जानते हैं एनोड का विभव अलग होता है। तो ये सेल का विभव है, E सेल लिख दीजिए, कंफ्यूजन नहीं। बराबर डेल जी नोड NFE नोड, ये भी सेल का मानक विभव, प्लस RT ln के। डेल जी और डेल जी नोट दोनों के मान रख दिए हमने। डेल जी बराबर माइनस NFE होता है, डेल जी नोट बराबर माइनस NFE नोट, ये दोनों के हमने मान रख दिए। अब देखिए समीकरण में इधर भी NF आ रहा है, इधर भी NF आ रहा है, तो पूरी समीकरण में NF का भाग दे देते हैं। NF का भाग देंगे तो यहां तो कट जाएगा, माइनस E सेल, यहां भी NF से NF कट जाएगा, भाग लगाएंगे तो माइनस E नोट सेल, प्लस यहां पर भाग लगाएंगे तो आ जाएगा RT बटे NF ln के, माइनस E सेल बराबर माइनस E नोट सेल प्लस RT अपॉन NF ln के। इस माइनस की जगह मैं प्लस का चिन्ह कर सकता हूं, तो इस माइनस की जगह भी प्लस हो जाएगा और इस प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, चिन्ह अपोजिट कर दिया मैंने। प्लस की जगह माइनस, सॉरी माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, ये चेंज कर दिया। ln के देखो एक सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर कोई राशि ऐसे लिखी हुई है ln है, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2.303 log। और अगर कोई राशि ऐसे लिखी हुई है log है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2.303 ln। तो ये लिखा हुआ है ln के, इसको हम लिखना चाहते हैं log के, इस तरह से चेंज करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा E सेल बराबर E नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और ये आ गया log के। यहाँ पर के क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है, यानी उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो इसका मान रख देता हूं, के की वैल्यू रख देते हैं। उत्पादों की, जो भी अपना सेल है उस सेल में, सेल की जो भी सेल की कंप्लीट रिएक्शन है, उस कंप्लीट रिएक्शन के अनुसार उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। ये ध्यान रखना, उत्पादों की सांद्रताएं बटे अभिकारकों की सांद्रताएं हैं। तो ये जो भी अपना सेल होगा उस सेल के अनुसार अपने को ये वैल्यू रखनी है। ये नैनसेट समीकरण का सामान्य निरूपण है। नॉर्मल रिएक्शन नैनसेट समीकरण इस प्रकार से होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर आप शॉर्ट में ये ध्यान में रख लीजिए कि उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। किसी भी सेल के लिए अगर आप लगाना चाहें तो ये नैनसेट समीकरण का सामान्य रूप है, सामान्य प्रतिरूप है। किसी भी सेल के लिए अगर हम लागू करना चाहें तो इसमें देखिए, इस सेल क्या है, सेल का विभव है, ई नोट सेल, सेल का मानक विभव है, आर स्थिरांक है 8.314 मान होता है इसका, टी टेम्परेचर है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन कितने मोल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अपचयन के दौरान, जैसे डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर होते हैं तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगी। फेराडे की वैल्यू 98,500 और लोग उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। आर टी और एफ ये स्थिरांक है और इन स्थिरांकों के हम मान रख सकते हैं। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू रख देंगे 8.314 इंटू टेम्परेचर रख देंगे 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर रख दिया, बटे एन का मान कितना होगा वो सेल पर डिपेंड करेगा कि एनोड से कैथोड की ओर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इंटू 96,500। तो एन को छोड़ करके बाकी सबकी वैल्यू रख सकते हैं और इन सबकी वैल्यू रख करके अगर हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.059 बटे एन लोग उत्पाद प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है 0.059। इन सबकी वैल्यू रख करके अगर अपन हल करेंगे तो अपना ये आंसर है।
इसकी सहायता से अपन किसी भी सेल की अगर एनोड कैथोड की अपने को सांद्रताएं पता है, उसका मानक विभव पता है, तो हम सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी सेल की, कोई भी सेल हो, अपने को सांद्रताएं इसके लिए ध्यान में होनी चाहिए। ये है नैनसेट समीकरण। देखिए सीधी सी समीकरण है, ये एक समीकरण थी और उसको हल करके अपन ने ये रूप प्राप्त किया है। न्यूमेरिकल वगैरह निकालने के लिए अपने को ये ध्यान में रखना है। सेल का विभव बराबर, अच्छा ये जो समीकरण है नैनसेट समीकरण, ये अर्ध सेल का विभव ज्ञात करने के लिए भी लागू कर सकते हैं आप। जैसे ये तो कंप्लीट सेल का विभव है, मान लीजिए मैं यहां पर कहूं कि एनोड का विभव ज्ञात करना है अपने को, तो केवल तो एनोड का मानक विभव यहां पर भी क्या जाएगा, माइनस, ये ठीक ही रहेगा। यहां पर क्या आएगा, 1 जो भी आयन है, जैसे मैं लिख दूं M+N, इन आयनों की सांद्रता। जैसे डेनियल सेल है तो डेनियल सेल में यहां पर आ जाएगा Zn+2 की सांद्रता। एनोड जिंक का बना हुआ था तो यहां पर Zn+2 की सांद्रता आ जाए। ठीक कैथोड की भी सांद्रता निकाल सकते, कैथोड का भी विभव निकाल सकते हैं। ई कैथोड बराबर ई नोड कैथोड -0.059 बटे N 1 जो भी कैथोड है, जैसे डेनियल सेल में कैथोड कॉपर का था तो Cu+2 की सांद्रता। इस तरह से लिखेंगे, यानी आधे सेल का विभव भी निकाल सकते हैं, कंप्लीट सेल का विभव भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अपन नैनसेट समीकरण का अनुप्रयोग, डेनियल सेल पर इसको लागू करके, और इसका एक अनुप्रयोग देखते हैं। नैनसेट समीकरण अनुप्रयोग, तो देखिए डेनियल सेल की रिएक्शन लिख देते हैं अपन, Zn+Cu+2 कंप्लीट रिएक्शन लिख रहे हैं एनोड कैथोड दोनों की, Zn+2 Cu+2 सॉरी Cu, इस तरह से। डेनियल सेल का विभव बराबर, डेनियल सेल का मानक विभव -0.059 बटे एन की वैल्यू आपको यहां पर पता लग जाएगी। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 लोग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, या उत्पादों की सांद्रता बटे विकारकों की सांद्रता। इसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं, उत्पाद बटे विकारक है। अभी देखो उत्पाद बटे विकारक लिखता हूं मैं, ये है उत्पादों की सांद्रता, Zn+2 की सांद्रता इंटू कॉपर। देखो Zn+2 ये तो क्या है, विलयन है, और कॉपर क्या है, ठोस। और किसी भी ठोस की सांद्रता, कॉपर ठोस की सांद्रता कितनी होगी, इकाई होगी। तो ये रखने की अपने को जरूरत नहीं है, सांद्रता केवल किसकी आएगी, Zn+2 बटे अभिकारकों की सांद्रता Zn, ये तो ठोस हो गया, ठोस की सांद्रता इकाई, Cu+2 की सांद्रता। ये तो ये तो एक तरह से ऐसे हो गया कि लोग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। तो यहां पर आप उत्पाद बटे विकारक याद रख लीजिए, या फिर ऐसे याद रख लीजिए एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ध्यान रखिए, जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है, उसकी सांद्रता हमेशा इकाई होती है। तो इस तरह से आप डेनियल सेल का विभव निकाल सकते हैं। 0.059 में 2 का भाग लगा सकते हैं। डेनियल सेल का जो मानक विभव होता है ये 1.1 वोल्ट होता है। डेनियल सेल का मानक विभव 1.1 वोल्ट होता है। बाकी आपको जो भी सेल दिया हुआ होगा उसका मानक विभव हमेशा दिया हुआ रहता है। एनोड और कैथोड ये विलयनों की सांद्रताएं दी हुई मिलेगी, और इनके लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई मिलती है। आपको केवल सीधी सीधी वैल्यू रख करके आंसर निकालना है। एकदम से इजी सा तरीका है इससे आंसर निकालने का, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आते हैं। सेल का विभव पूछेगा, मानक विभव दे दिया, एन की वैल्यू आपको यहां से पता लगेगी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये सांद्रताएं दी हुई मिलेगी। आपको केवल मान सारे के सारे रखने हैं सीधे सीधे। तो ये हो गया नैनसेट समीकरण का अनुप्रयोग, नैनसेट समीकरण और उसके बाद में नैनसेट समीकरण का अनुप्रयोग। इस तरह से आप किसी भी सेल का सांद्रता की सहायता से, एनोड और कैथोड की सांद्रताओं की सहायता से हम सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। एनोड का विभव ज्ञात करना चाहें तो अकेले एनोड का भी निकाल सकते हैं, अकेले कैथोड का निकालना चाहें तो अकेले कैथोड का भी निकालना है। एक देखो मानक विभव हमने किसको कहा था, इकाई सांद्रता पर। इकाई सांद्रता पर जो सेल का विभव होता है
उसी को मानक विभव कहा था हमने, ध्यान होगा आपको। ये अपन यहां पर देखिए दोबारा से इसको देख सकते हैं। अगर सांद्रता इकाई हो, एनोड और कैथोड की अगर सांद्रता इकाई है तो उस सेल के विभव को मानक विभव कहते हैं। विभव और मानक विभव बराबर ही होगा। चेक करते हैं, एनोड और कैथोड की सांद्रता इकाई रखें, यानी log 1/1, तो कितना आ जाएगा, ई सेल बराबर इनोड सेल माइनस 0.059 बटे 2, log कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 से इसको गुणा करेंगे तो ये सारा ही क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ई सेल बराबर क्या हो गया, इनोड सेल हो गया। देख लीजिए, यानी इकाई सांद्रता करते ही विभव और मानक विभव क्या हो गई, बराबर। इकाई सांद्रता पर सेल का जो विभव होता है उसे क्या कहा जाता है, मानक विभव कहा जाता है। एकदम से इजी तरीके में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हो गया नेल्सन समीकरण। गिब्स ऊर्जा के साथ में पहले तो विभव का संबंध कर लिया हमने, उसके बाद में नेल्सन समीकरण और इसका अनुप्रयोग। ये जो नेल्सन समीकरण निकाले इसके आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे बुक में, तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए वहां पर आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मैं इसके, अगर आपके पास में बुक अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन में, तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराऊंगा शाम को। तो आपको शाम तक वीडियो देख करके कंप्लीट करना है, इसको क्वेश्चन निकालने के लिए तैयार रहना है। फिर शाम को अपन इसके क्वेश्चन में आपको दूंगा, तो उनके आंसर आपको निकाल करके बताने हैं कि इसके आप किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, वीडियो आपको सभी दी हुई मिलेंगे, केवल मान रखने और सेल का विभव निकालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेल्सन समीकरण कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद में अपन बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक जो सेल होते हैं उनके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।